नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। तो समय का कुछ अभाव होने की वजह से मैं रेगुलर करंट नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका एक दिन का भी करंट मिस नहीं होगा। 3 दिन का अर्थात दिनांक 15, 16 और 17 के करंट अफेयर्स को हम एक साथ आज की कक्षा में कवर करेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन लाभदायक होगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की हमारे जो पहला करंट अफेयर है उसके साथ। तो आप देख सकते हैं, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 हाल ही में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए और जो भी डिजिटल साधन हमारे पास है, उपकरण हमारे पास है, जो कि कृषि को लोगों के लिए लागत में कमी करने और इसके साथ साथ उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करे, उनके प्रयास सरकार कर रही है। और इसी क्रम में खाद्य और कृषि इंडियन काउंसिल जो ICFA है, उसके साथ में IIT रोपड़ ने मिलकर के नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया। क्यों? ताकि हमारे जो किसान हैं वो ना केवल पारंपरिक तरीकों से जो खेती कर रहे हैं उनको अब डिजिटलीकरण से जोड़े, नवाचारों को अपनावें, उन्नत तकनीकें जो भी हमारे पास उपलब्ध है उन तक उनकी पहुंच बन पाए। उन सबके प्रयास इस सम्मेलन के अंतर्गत किए गए और जो भी नए विचार हैं उन पर इसमें चर्चा की गई है। तो नई दिल्ली में ये सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत को जो है इसकी मेजबानी मिली है और भारत में अगले वर्ष अर्थात 2025 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, अगर ISSF की बात करें तो ये जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, ये 2017 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें जो स्पर्धाएं आयोजित की जाती है उनमें आपके 3 प्रकार की स्पर्धाएं हैं। एक राइफल है, दूसरा पिस्टल है और तीसरा शॉटगन स्पर्धाएं इसमें सम्मिलित होती है। तो ISSF के बहुत से चरण होते हैं और इनमें से एक चरण का आयोजन हमारे भारत में भी किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रथम हिंदी भाषा के संग्रहालय की स्थापना की गई देश की प्राचीन साहित्य नगरी काशी में। काशी प्राचीन समय से ही विद्वानों का केंद्र रहा है। ठीक है, इस शब्द का जो उद्भव है वो काशय शब्द से हुआ है, अर्थात जो सूत के जो वस्त्र पहनने वाले लोग थे उनकी वजह से इसे जानते हैं। तो चूंकि काशी में बहुत से संत और विद्वान लोग रहा करते थे जो सूती वस्त्रों को धारण करते थे, इसीलिए इसे काशी नाम दिया गया था। काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और आधुनिक वाराणसी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ऐसा पहला संग्रहालय होगा जो स्पेशली हिंदी भाषा से जुड़े हुए जो विद्वान हैं और उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको संग्रहित करने का और उनको संरक्षित करने का काम यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले, RS एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी जा चुकी है और अब जो है इस एग्जाम के लिए आपको एकजुट हो जाना चाहिए। जिन्हें फॉर्म भरना था उन्होंने भर दिया है। अब यहाँ से आपका असली कंपटीशन शुरू हो गया है। तो आप अपनी तैयारी को एक कदम बेहतर बनाने के लिए PYQs की प्रैक्टिस हमारे प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। RS जंक्शन ऐप प्ले गूगल जो है स्टोर है उस पर अवेलेबल है और इसके अलावा हमारी वेबसाइट से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लगभग 100 से ज़्यादा पेपर और 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो RPSC ने पहले पूछे हैं उनकी प्रैक्टिस करके आप अपने आप को फैमिलियर बना सकते हैं पेपर के पैटर्न से। इसके अलावा हमारा जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स का वो भी अनवरत रूप से जारी है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। हाल ही में आयोजित WTA वुहान 1000 एकल खिताब जो है किसने जीता है? तो वुहान अर्थात जो चीन का वुहान है, जो कोविड-19 का जन्मदाता शहर भी माना जाता है, उस शहर में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई और आर्याना सबालेंका जो है उन्होंने यहाँ पर खिताब जीता झेंग किनवेन को हरा करके। WTA खिताब की बात करें या महिला टेनिस संघ की बात करें तो ये 1973 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक WTA टूर में बहुत सी प्रतियोगिताएं जो है उनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा आपका जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को हराया। जैनिक सिनर पिछले माह भी चर्चा में रहे थे जब मैंने आपको बताया था कि इन्होंने US ओपन को जीत करके और अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। तो चीन के शंघाई शहर में आयोजित हुआ। जैनिक सिनर विजेता रहे, नोवाक जोकोविच जो है वो उपविजेता यहाँ पर रहे हैं। ATP की बात करें तो इनकी इनके टूर्नामेंट्स ATP होते हैं जबकि महिलाओं के WTA होते हैं। ये अंतर आप समझना। हो सकता है कई बार आपको इससे जुड़ा हुआ भी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ATP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। कब स्थापित हुआ? 1972 में। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। युगल वाले किताबें मैंने दिए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब नोबेल पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इन्होंने एक रिसर्च किया और उसमें ये बताया कि किस प्रकार से किसी देश में निर्मित संस्थाएं किस तरह से उस देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो उपनिवेशवादी जो देश थे उनके अंदर जो साम्राज्यवादी देशों द्वारा उपनिवेशों के अंदर जो संस्थाएं विकसित की गई, उन संस्थाओं ने कैसे उनको गरीब बने रहने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये उन्होंने दर्शाया। तो जैसे भारत अगर ब्रिटिश गुलाम रहा तो भारत में उन संस्थाओं का विकास उस तरीके से किया गया जिससे वो किसी न किसी तरीके से मातृ देश को जो है ज्यादा लाभ पहुंचाए। किसके संसाधनों की बदौलत? उपनिवेश के संसाधनों की बदौलत। तो ये यहाँ पर प्रयास इन्होंने किया था और इसीलिए आज तक भारत जो है विकासशील देशों की श्रेणी में है और गरीबी का दंश भी भारत झेल रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि संस्थाएं इतनी लोकतांत्रिक नहीं थी, संस्थाएं इतनी मजबूत नहीं थी कि वो देश के आर्थिक हितों को आगे बढ़ा सके। उसने हमेशा मात्र देश के हितों को ही आगे बढ़ाया। तो बात कर लेते हैं इस नोबेल पुरस्कार की। तो 1968 में स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, उसने आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार देने की शुरुआत की थी। तो जहां बाकी के पुरस्कार तो जो है संगठन के द्वारा दिए जाते हैं, जो नोबेल पुरस्कार का है वो, इस पुरस्कार की बात करें तो ये इस बैंक के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें भारत की तरफ, भारत को अमर्त्य सेन जो है उनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शक्ति सैट मिशन भारत के किस एरोस्पेस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर जो है अंतरिक्ष के स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो आपको ये भी पता होगा कि सरकार ने बहुत से नवाचार किए जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और इसके अलावा इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भी भारत ने स्थापित किया है। ये सारे के सारे संगठन जो हैं अब निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और इसी क्रम में बहुत से संगठन, बहुत से जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पर आए हैं, जिसमें चाहे वो ध्रुव स्पेस हो, चाहे वो स्काई रूट एयर स्पेस हो, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस हो या स्पेस किड्स इंडिया हो, ऐसे बहुत से स्टार्टअप आए। इन्हीं में से एक है स्पेस किड्स इंडिया। इसने शक्ति सैट मिशन शुरू किया। शक्ति सैट मिशन क्या है? शक्ति, हम माँ दुर्गा को मानते हैं, शक्ति से जुड़ा है महिला। तो महिलाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए न केवल भारत की बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत से देश इसमें सम्मिलित हैं। स्पेस किड्स इंडिया की बात करूं तो ये चेन्नई स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है, और इसने 108 देशों की जो 14 से 18 वर्ष उम्र की लगभग 12,000 बच्चियां जो है उनको स्पेस टेक्नोलॉजी में शिक्षा देने के लिए इस पहल को शुरू किया है। अगर स्पेस किड्स इंडिया की बात करें तो इसने 18 से ज्यादा एनएसएलवी, जिनको हम बैलून सेट भी कहते हैं, ये सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, 3 सब ऑर्बिटल पेलोड और 4 ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने सैटेलाइट को लॉन्च करने में बच्चों की मदद ली है। मतलब बच्चों द्वारा निर्मित सैटेलाइट्स को इसने अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ई माइग्रेट V2.0 वेब वर्जन और इसके साथ साथ मोबाइल ऐप दोनों को लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के द्वारा विदेश मंत्रालय के अधीन इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि देखो भारत से दोस्तों बड़ी मात्रा में विदेश में लोग काम करने जाते हैं और कई बार ये लोग जो है ऐसे लोगों के चंगुल में आ जाते हैं जो इन्हें वहां ले जाने के बाद में इनके पासपोर्ट आदि जब्त कर लेते हैं और इनका शोषण करते हैं। जागरूकता नहीं हो पाती, शिकायत का कोई तंत्र नहीं है। इसीलिए भारत में जो भारतीय कामगार है उनको विदेश में रोजगार आसानी से मिले, प्रक्रिया सरल हो, तो उसके लिए ये जो है पोर्टल जिसका नाम है ई माइग्रेट वर्जन 2.0 पोर्टल, वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 10 है उसके अनुरूप व्यवस्थित और जिम्मेदार प्रवास को बढ़ावा देगा। तो देशों के बीच असमानता को कम करना, ये एक लक्ष्य रखा गया है, जो लक्ष्य 10 है SDG, उस पर ये काम करने वाला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे अर्जुन वाजपेयी जिन्होंने माउंट शीश पांगमा की चोटी पर चढ़ाई की है, उनका संबंध किस राज्य से है? अर्जुन की बात करें तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश के हैं और इन्होंने
तिब्बत में स्थित दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची और सबसे दुर्गम चोटी जिसको हम कहते हैं शीश पांगमा, वहां पर चढ़ाई की है। दोस्तों, इस चोटी पर चढ़ने के चक्कर में अब तक 25 से भी ज्यादा पर्वतारोहियों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में इस कारनामे को साहसिक और अद्वितीय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वाजपेयी जी ने ये काम किया। अब तक पृथ्वी की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 पर ये चढ़ चुके हैं, ठीक है। और सभी 14 चोटियां 8,000 मीटर से ऊपर की, जिन पर ये चढ़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। 2010 से ये चढ़ रहे हैं, 16 साल के थे तब, और आज तक ये लगातार चोटियों पर चढ़ते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से वो दिन आएगा जब ये पूरी की पूरी 14 चोटियों को फतेह कर लेंगे। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक 2024 आया। बहुत कंट्रोवर्शियल इसको माना जाता है और सरकार हमेशा इसको नकारती है, ठीक है। तो इसमें जो भारत का स्कोर रहा वो रहा 27.5। 27.5 स्कोर के साथ भारत को जो रैंक मिली वो है 105। 127 देशों में भारत को 105 रैंक मिलना निश्चित रूप से निराशाजनक है, ठीक है। किसने जारी किया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प, जर्मनी का जो वर्ल्ड हंगर लाइफ नामक जो यूरोपियन एनजीओ है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। हर बार ये लॉन्च होता है और हर बार भारत इसे नकार देता है। पड़ोसी देशों में ज्यादातर हमारे जो देश है उनकी स्थिति हमसे भी बेहतर बताई गई है, पर कहा जा रहा है कि भारत भुखमरी के स्तर पर जी रहा है। मतलब 105 रैंक मिलना तो यही दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर आज भी लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार बहुत से कार्य कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से और बाकी तरीकों से सरकार लगातार लोगों को मदद करने का प्रयास कर रही है। पीडीएस सिस्टम हमने लागू कर रखा है। इसके अलावा सरकार आंगनबाड़ी स्तर पर पोषण जैसी बहुत सी गतिविधियां चलाती है। तो किस आयामों पर हमको ये रैंक मिली है? तो 3 आयाम है जिसके 4 पैमाने हैं, उनको हम देखते हैं। तीनों आयाम बराबर बराबर अंकों में बटे हुए हैं। तो पहला आयाम है आपका अल्प पोषण, जिसको बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा है आपका शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग जैसी चीजें हैं। अब इसके जो मानक हैं वो मानक समुदाय विशेष के आधार पर ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। और आप भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के शारीरिक बनावट और बाकी चीजों में बहुत अंतर है। ये मना नहीं किया जा सकता कि भारत में जो है वर्तमान में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। निश्चित रूप से पोषण की समस्याएं हैं। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा एनीमिया जैसी कमियों से जूझता है, बीमारियों से जूझता है। और बालकों का भी अगर हम देखें तो उनका सही तरीके से समुचित विकास नहीं होता है। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें और अधिक चीजों को बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। हालांकि प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी और ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है जो हमें इसमें और बेहतर बना सके। स्केल है इसका 0 से 100। 100 सबसे बेहतर, जबकि 0 सबसे घटिया माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए। इस पुरस्कार के अंतर्गत विविध श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए और इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो पुरस्कार है वो ओडिशा को दिया गया है। तो ओडिशा जल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है और इसीलिए उसको ये पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के द्वारा 2018 से इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। और अब ये पुरस्कार का 19, 20, 22 और 24 मतलब 5वां संस्करण यहाँ पर है। 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को पुरस्कार दिए। अब इसको देख लीजिए आप, एक एक श्रेणी किस किस में कौन कौन है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ राज्य ओडिशा है। सर्वश्रेष्ठ जिला अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दक्षिण क्षेत्र में। ग्राम पंचायत की बात करें तो पुल्लमपारा जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगर सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो सूरत गुजरात को सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है। अगर हम किसी संस्था की बात करें तो इसमें राजस्थान का नाम आपको दिख रहा होगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बास सीकर में जो स्थित है, उसे यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया। जबकि सर्वोत्तम उद्योग जो है वो है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इन सभी लोगों ने जल प्रबंधन की बेहतर प्रैक्टिसेस को अपनाया और इसीलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए सर्वोत्तम जल उपयोगकर्ता संघ पेंटाकली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन जो बुल्ढाना में है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करें स्कूल कॉलेज के अलावा तो वह है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय। और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे। इन सबको ये पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आदि खेल रत्न गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आदि खेल रत्न गौरव पुरस्कार दिया गया है दोस्तों यहाँ पर किसे? हमारे सुनीता मीणा को। सुनीता मीणा ने हाल ही में एशियाई लेक्रोज प्रतियोगिता जो है उसके अंदर रजत पदक विजेता भारतीय टीम की वो कप्तान रही।
ये लेक्रोस प्रतियोगिता क्या होती है? दरअसल हॉकी जैसी एक प्रतियोगिता थी जिसमें एक स्टिक होती है जिसके माध्यम से बॉल के साथ में इस खेल को खेला जाता है। लॉस एंजलिस के 2028 के जो आपके ओलंपिक खेल होंगे उसमें ये लेक्रोस प्रतियोगिता है, अमेरिका बेस्ड ये प्रतियोगिता थी और भारत ने भी हाल ही में इसमें रजत पदक जीता एशियाई लेक्रोस प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो उस टीम की ये कप्तान रही है, इसीलिए इनको उदयपुर के संभागीय आयुक्त जो है उनके द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है? आदि खेल रत्न गौरव पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो परमेश शिवमणि जो है उनको यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है, 26वें महानिदेशक बनेंगे। अगर हम बात करें तटरक्षक बल की तो फरवरी 1977 में इसकी स्थापना की गई। इसका काम हमारी जो तटीय सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना और इसके साथ साथ वहां पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कई गतिविधियों को अंजाम देना सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं इस वर्ष 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान पर सभी जो सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अंतिम बैठक हमारी खत्म हुई थी और इसके बाद में जो है 26 जनवरी से हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो इस 26 नवंबर जो है उसको मनाने के लिए हमने संविधान महिमा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम संविधान की दौरान जो चर्चाएं हुई और जो संविधान सभा का महत्व रहा है उसको याद करते हुए और उसके जो आदर्श हैं उनके बारे में लोग जान पाए उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये 26 नवंबर से शुरू किया जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च किए गए बहुउद्देशीय पोत मल्टीपर्पज व्हीकल का क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों समर्थक। दरअसल भारत मेक इन इंडिया के तहत जो लार्सन एंड टब्रो कंपनी है उसके द्वारा हमारा एक ये 2 MPV मल्टीपर्पज पोत व्हीकल जो अलग अलग कामों में एक साथ लिए जा सकते हैं उन्हें बनाने की हम बात करें, उनमें से पहले का नाम रखा गया है समर्थक। समर्थक नाम से हमारा ये जो बहुउद्देशीय पोत है इसको स्थानीय स्तर पर मेक इन इंडिया के तहत डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है। MPV के कामों में जहाजों को खींचना, लक्ष्य को प्रक्षेपित करना और पुनः प्राप्त करना, चालक रहित वाहनों का संचालन करना और हथियारों का टेस्टिंग के लिए एक मंच के रूप में काम करना आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में वेरी लो फ्रीक्वेंसी श्रेणी के नौसेना संचार स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? तेलंगाना में इस तरह का एक स्टेशन जो है हमारी सेना के द्वारा नौसेना के द्वारा स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें तो दामागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट है तेलंगाना में, वहां पर इसे स्थापित किया गया है। नौसेना जो है लगातार नौसेना को बहुत लॉन्ग रेंज में जो है एक दूसरे से संपर्क करना पड़ता है। पूरे हिंद महासागर क्षेत्र तक हमको कनेक्टिविटी बनाने के रखने के लिए इस फ्रिक्वेंसी पर स्टेशन की स्थापना करनी पड़ी। अब मैं आपको थोड़ा सा ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों में ही ये टॉपिक है। जो फ्रिक्वेंसी है संचार टॉपिक हमारे इसमें सम्मिलित है, खास करके मुख्य परीक्षा में। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसीज वेरी लो फ्रिक्वेंसी से शुरू होकर के और एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी तक जाती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके साथ ही आपकी वेवलेंथ घटती जाती है जबकि फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। आप भी जानते हैं कि वेवलेंथ न्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे किसके? फ्रिक्वेंसी के। मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ घटता है, फ्रिक्वेंसी कम हो तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो चूंकि हम वेरी लो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम होगी लेकिन इसका वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैरीटाइम नेविगेशन जो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए हम वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाले स्टेशन को उपयोग करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लो फ्रिक्वेंसी में हम नेविगेशन एड्स, फिर जो मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है उसमें हम AM जिसमें मैरीटाइम रेडियोज होते हैं, जो समुद्री रेडियो होता है उसका प्रयोग होता है। शॉर्ट वेव रेडियो या रेडियो टेलीफोनी के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं। FM रेडियो जो होते हैं उनके लिए हम वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो कि कहाँ से कहाँ 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तो आप देखते होंगे हमारे यहाँ पर जनरली 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 108 मेगाहर्ट्ज के बीच का जो एरिया होता है उसको हम FM के लिए यूज करते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टीवी, सेलफोन और GPS में हमारे अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज होती है जो 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक का जो एरिया है, जो रेंज है, वो आपके सैटेलाइट या माइक्रोवेव टेलीकम्युनिकेशन में काम आती है। और इसमें बहुत सारे बैंड होते हैं, देख सकते हैं आप 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज के बीच में आपके ये बहुत सारे बैंड हैं
तो मतलब हम 1 गीगाहर्ट्ज से इसको मान के चलते हैं। तो आप देख सकते हो 1 गीगाहर्ट्ज पर एल बैंड होता है, फिर 2 गीगाहर्ट्ज पर एस बैंड होता है, 4 से 8 के बीच में सी बैंड होता है, 8 से 12 के बीच में एक्स बैंड होता है, 12 से 18 में के यू, 18 से 26 में के, और 26 से 40 गीगाहर्ट्ज के बीच में के ए बैंड होता है। तो कल को आप जब पढ़ें कि इस सैटेलाइट पर जो है ये ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ से जितने भी हमारे ओशन सैट या किसी भी तरह के जो हमारे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें कौन कौन से बैंड का प्रयोग हुआ है। तो बैंड दरअसल उनकी सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी को दर्शाता है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी को अलग अलग क्षेत्र में काम लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अंत में आता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए हम एक्सटेंडेड हाई फ्रिक्वेंसी का उपयोग करते हैं। और इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जो 300 गीगाहर्ट्ज से ऊपर जाती है, जिसको हम बोलते हैं THZ, मतलब ट्रिमेंडस हाई फ्रिक्वेंसी हम उसको कह सकते हैं। वो फिर 300 गीगाहर्ट्ज से ऊपर वाली जो रेंज है उसके लिए काम आती है। तो एक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, इसीलिए मैंने बताने की कोशिश की। हाल ही में IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर इस पुरस्कार की हम बात करते हैं, मिलान इटली में इन्हें दिया गया। 1951 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ की, तो जैसा मैंने बताया वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। और चंद्रयान 3 जिसके अंतर्गत हम दक्षिणी ध्रुव पर हमारे लैंडर और रोवर को हमने उतारा और सफलतापूर्वक हमने इस अभियान को पूरा किया, उसके लिए ये जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में PMECRG और महा ईवी पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई है। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नाम है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। ये एक फाउंडेशन है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, और इसके द्वारा अनुसंधान को बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं। पहला तो है प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान, अर्थात प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट। इससे क्या होगा, शुरुआती दौर पर ही जो है शोधकर्ताओं को बजट मिलेगा जिससे कि वो अनुसंधान में काम कर सके। तो PMECRG ये योजना एक तो इन्होंने शुरू की है। दूसरी योजना है इनकी उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये महा ईवी नाम से, ताकि हम जो है हमारे जो ईवीज हैं उनमें बाहर से हमें सामान मंगाने की जरूरत ना पड़े, आयात पर हम निर्भर ना हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। और ये दोनों किसके अधीन है? ANRF। ANRF क्या है? ANRF को ANRF अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया गया है, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित होता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सोनम उत्तम मस्कर ने ISSF विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता यहाँ पर रजत पदक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। कहां पर आयोजित हुई प्रतियोगिता? नई दिल्ली में, ठीक है। चीन की यूटिंग वंग को जो है इन्होंने यहाँ पर हराया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, एक डॉक्टर दिनेश खराड़ी हैं, इनको ये सम्मान दिया गया। जवाहर कला केंद्र में 15 अक्टूबर को एक अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय संस्कृति समारोह 2024 आयोजित किया गया था, और कोरोना काल में इन्होंने बेहतर सुविधा जो है प्रबंधन किया स्वास्थ्य का, इसको लेकर के इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ छोटे मोटे प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आए होंगे। तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।